हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आज का आपका सुपर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत पार्टिकल साइज एनालिसिस और सिव एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपका कण परिमाप वितरण होता है और जो सिव एनालिसिस होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम कण परिमाप वितरण के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। जैसे जैसे जो भी मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में मैं आपको डिफाइन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मर्दा में उपस्थित विभिन्न परिमाप वाले कणों की अलग अलग मात्राएं ज्ञात करने की क्रिया को कण परिमाप विश्लेषण कहते हैं। यानी कि हमारी जो मर्दा होती है उसमें आप लोगों को पता है कि कणों का साइज अलग अलग होता है, तो उसके अलग अलग कणों के साइज का जो प्रतिशत होता है कि 20 mm साइज के कण इसमें इतने प्रतिशत हैं, 40 mm साइज के कण इसमें इतने प्रतिशत है। तो इस प्रकार से कणों की अलग अलग मात्राएं ज्ञात करने की जो क्रिया होती है उसे ही हम कण परिमाप विश्लेषण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो कण परिमाप विश्लेषण के बारे में आपको पता चल गया होगा, आप ये बात नहीं भूल सकते अब। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कण आकार कणों के दृष्टि परीक्षण से ज्ञात किया जा सकता है। कणों का आकार स्थूलीय, कोणीय, अर्धकोणीय व एंगुलर हो सकता है। यानी कि आपकी जो मर्दा है उसका आकार आप देखकर भी बता सकते हैं कि हमारी जो मर्दा पड़ी हुई है, जैसे कि एग्रीगेट पड़ा हुआ होता है, रोड़ी पर पड़ी हुई होती है, उसमें आप बता सकते हैं कि इसके कण गोल है या फिर एंगुलर है या फिर अर्धकोणीय है या फिर बल्कि है। जो हमारा सैंड पड़ा हुआ होता है, ज़्यादातर जो भी हमारा एग्रीगेट होता है वो मर्दा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, सभी को हम सोइल्स बोलते हैं कि ये सभी सोइल के कण हैं। ठीक है, तो जो हमारा सैंड होता है वो बल्कि भी हो सकता है, जैसे कि आपने बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में भी पढ़ा होगा। बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो बल्किंग ऑफ सैंड के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमें जो ये बल्कि होने की जो कंडीशन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो मर्दा है उसका आकार बल्कि कैसे हो सकता है। जो आपकी मर्दा होती है उसमें यदि हम 5% पानी मिला दे, जैसे कि मर्दा पड़ी हुई है उसका जितना भी भार होता है और उसके भार के 5% अगर हम उसमें पानी मिला दे तो उसके जो कण होते हैं उनके चारों ओर पानी की एक पतली परत की झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण हमारी जो मर्दा है उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कण हम देखकर बता सकते हैं कि वे थोड़े फूले हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे मर्दा के कणों का फूलना ही बल्कि कहलाता है। तो बल्कि कंडीशन में अगर हमारी मर्दा पड़ी हुई होगी तो उसे हम देखकर बता सकते हैं कि हमारी मर्दा जो है वो बल्कि कंडीशन में है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। कण परिमाप वितरण के लिए मर्दा प्रतिदर्श को चालनियों के सेट से छाना जाता है। यानी कि जो हमारा कण परिमाप विश्लेषण किया जाता है उसमें चालनियों का सेट लगा हुआ होता है। चालनियों का सेट जो है उसमें सबसे बड़े कण की जो चालनी होती है, इसमें सबसे बड़े कण निकल के आते हैं, सबसे ऊपर होती है, और जो सबसे नीचे होती है वो सबसे छोटे कण की चालनी होती है। ठीक, जिसमें कणों का परिमाप सबसे छोटा होता है वो सबसे नीचे लगी हुई होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। IS 460/1962 के अनुसार चालनी की जालियों का आकार वर्गाकार होता है। ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से इतना ही कंटेंट SSC JEE के एग्जाम में भी पूछा गया है। जब आप लोग इंजीनियरिंग कर लोगे तब आप लोगों को पता चलेगा कि SSC JEE का भी एग्जाम देना होता है, जिसमें आप नौकरी के लिए आप SSC JEE का एग्जाम दोगे। तो उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है कि चालनी की जालियों का आकार कैसा होता है। ठीक है, तो ये वर्गाकार होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तथा चालनी का नंबर जाली की चौड़ाई को प्रदर्शित करता है। यानी कि जो चालनी का नंबर होता है, चालनियां जो भी होती हैं, जो हमारी छलनियां होती हैं, उन पर एक नंबर डला हुआ होता है। ठीक है, उनका नंबर कुछ इस प्रकार से डला हुआ होता है: 100 mm, 63 mm, 10 mm, 4.75 mm। यानी कि जितना भी नंबर उस चालनी पर पड़ा हुआ होगा तो वो नंबर जो हमारी चालनी की जाली है उसका साइज दर्शाता है कि वो कितने साइज की है। यानी कि उसमें जो विश्लेषण है वो कितने साइज की मर्दा के लिए किया जाता है। अगर 4.75 mm की चालनी है तो उससे 4.75 mm से नीचे के जो कण हैं वही निकल सकते हैं। बाकी जो 4.75 mm से ऊपर के जो कण हैं वो उस चालनी से नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, तो इस पर नंबर डला हुआ होता है। बड़ी माप की चालनियों के नंबर मिलीमीटर में व छोटी माप की चालनियों के नंबर माइक्रोन में होते हैं। यानी कि जो बड़ी माप की चालनियों के नंबर होते हैं वो मिलीमीटर में होते हैं, जैसे कि इस तरफ आप देख सकते हैं 100 मिलीमीटर, 63 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, और जो छोटी माप की चालनियों के नंबर होते हैं वो माइक्रोन में होते हैं, जैसे कि 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन। अब मैं माइक्रोन के बारे में आपको बता दूं। 1000 माइक्रोन जो होता है
1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। 1 माइक्रोन हम कह सकते हैं 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो जो 1000 माइक्रोन होता है वो 1 मिलीमीटर की माप को दर्शाता है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपका कंटेंट यहाँ तक हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे। आईएस के अनुसार सबसे छोटी माप की चालनी का नंबर 45 माइक्रोन है। ठीक है, जो आईएस जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अनुसार जो सबसे छोटी माप की चालनी होती है उसका नंबर 45 माइक्रोन है। यानी कि हम चालनियों का सेट जो है 45 माइक्रोन तक ज्ञात कर सकते हैं हम चालनियों का जो साइज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सीव एनालिसिस। अब बात करते हैं हम सीव एनालिसिस के बारे में। ठीक है, जो आपका चालनी विश्लेषण होता है वो क्या होता है। मृदा में उपस्थित 75 माइक्रोन परिमाप तक के कणों का विश्लेषण चालनियों की सहायता से किया जाता है। यानी कि जो आपका सीव एनालाइज होता है वो 75 माइक्रोन तक की चालनी तक के लिए ही किया जाता है। उससे कम माप तक की चालनी के लिए इसका विश्लेषण नहीं किया जाता। इस विश्लेषण में जो आपकी 45 माइक्रोन की चालनी होती है वो नहीं ली जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो जो आपकी चालनी विश्लेषण होता है वो 75 माइक्रोन तक लिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चालनियों द्वारा सबसे महीन कणों का विश्लेषण व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। यानी कि जो चालनी विश्लेषण है इसमें इससे महीन कणों का विश्लेषण व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। चालनी विश्लेषण दो भागों में किया जाता है। एक होता है कोर्स सीव एनालिसिस, दूसरा होता है फाइन सीव एनालिसिस। ठीक है, तो इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि स्थूल चालनी विश्लेषण क्या होता है और सूक्ष्म चालनी विश्लेषण क्या होता है। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम सीव एनालाइज के बारे में। ठीक है, जो आपका चालनी विश्लेषण होता है उसमें जो आपकी चालनियां होती है उनको घटते हुए क्रम में लगाया जाता है। ठीक है, और जो सबसे बड़ी चालनी होती है उसके ऊपर इन चालनियों के सेट को फिट करने के लिए एक ढक्कन होता है जिसे हम उसे लगा देते हैं। ठीक है, उसे लगाने के बाद ये जो आपका पूरा चालनी का सेट होता है इसे एक मशीन होती है जिसे हम सीव सैकर बोलते हैं उसमें फिट कर देते हैं। सीव सैकर में फिट करने के बाद मशीन को चालू कर दिया जाता है। जब मशीन को चालू कर दिया जाता है तो इन्हें जो चालनियां होती हैं ये आपस में हिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब ये हिलना शुरू होगी तो इनके ऊपर जो मृदा पड़ी हुई है वो भी छननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब उसे छाना जाएगा तो जैसे कि 100 मिलीमीटर चालनी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि 100 मिलीमीटर चालनी के बारे में हम बात करें, जो 100 मिलीमीटर की चालनी के ऊपर मर्दा रुकी हुई है उनका आकार 100 मिलीमीटर से अधिक है, और जो मर्दा 100 मिलीमीटर की चालनी से निकल गई है उनका आकार 100 मिलीमीटर से लेकर 63 मिलीमीटर तक है। ठीक है, उनका आकार 100 मिलीमीटर से लेकर 63 मिलीमीटर तक है, या फिर हम कह सकते हैं 64 मिलीमीटर तक है। ठीक है, तो 100 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर तक के जो कणों का माप होगा वो 63 मिलीमीटर की चालनी पर आकर रुक जाएगा। और आपको पता है सीव सैकर में जो हमारी मशीन है उसमें फिट करने के बाद ये आपस में हिल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी 63 मिलीमीटर से कम परिमाप तक के कण होंगे वो 63 मिलीमीटर की चालनी से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे ही ये क्रम यहाँ तक 75 माइक्रोन तक चलता रहता है। और जो 75 माइक्रोन की चालनी होती है उसके नीचे एक पैन दिया हुआ होता है, यानी कि एक बॉक्स लगा हुआ होता है जिसमें 75 माइक्रोन परिमाप तक के जो कण होते हैं उससे नीचे के कण इसमें जमा होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उनका विश्लेषण हम अवसादन विश्लेषण की सहायता से करते हैं। ठीक है, इसमें स्टोक के नियम का यूज किया जाता है। इस नियम को भी मैं अगले अध्यायों में बताऊंगा आपको। अगले चैप्टर में आपको इस अध्याय के बारे में बताऊंगा कि अवसादन विश्लेषण हम मृदा का किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो यहां तक था आपका जो चालनी विश्लेषण होता है उसे किस प्रकार से किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो 4.75 मिलीमीटर की जो चालनी होती है यह सबसे इंपोर्टेंट चालनी है। ठीक है, क्योंकि इस चालनी की अगर हम बात करें जो 4.75 मिलीमीटर की जो चालनी है इसकी हम बात करें, ये है आपकी चालनी। यहाँ पर ये मान लिया, ये लाइन जो है ये मान लिया मैंने कि ये आपकी चालनी है। ठीक है, इससे जो ऊपर के जो कण होंगे, इससे ऊपर के जो कण होंगे उनका हम कोर्स सीव एनालाइज करते हैं। ठीक है, उनका हम कोर्स सीव एनालाइज करते हैं, और जो इससे नीचे निकल जाते हैं उनका हम फाइन सीव एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो 4.75 mm की चालनी होती है इससे ऊपर की जो चालनी है यानी कि 10 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 63 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, इनसे हम
कोर्सिव एनालाइज करते हैं। और जो 4.75 मिलीमीटर से नीचे की जो चालनियां हैं 2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 600 माइक्रोन, 425, 300, 150 और 75 माइक्रोन की जो चालनी है, इनका हम सूक्ष्म एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो ये थे आपका फाइन सीव एनालिसिस और कोर्स सीव एनालिसिस। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बात आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो आपका पार्टिकल साइज एनालिसिस और सीव एनालिसिस है, ये आप अगले सेमेस्टर में भी पढ़ोगे। और जब हम कोर्स सीव एनालिसिस और फाइन सीव एनालिसिस कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है, जो इन चालनियों पर रुके हुए जो मृदा प्रतिदर्श हैं, जो इन चालनियों पर रुके हुए मृदा प्रतिदर्श हैं, उनका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग? जो हमारा कुल मृदा का जो भार है, जो हमने सबसे ऊपर यहाँ पर डाला था, उसका भार जो है उसके अकॉर्डिंग हम इनका प्रतिशत निकाल लेते हैं। सभी का प्रतिशत निकालने के बाद हम बता सकते हैं कि इसमें 63 मिलीमीटर की जो कण है वो कितने प्रतिशत है, 10 मिलीमीटर के जो कण है वे कितने प्रतिशत है, और 300 माइक्रोन तक के जो कण है वे कितने प्रतिशत। तो इसी प्रकार से मृदा का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और अगले जो सेमेस्टर है उनमें भी इस टेस्ट का आपके याद होना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि जो आप पढ़ोगे फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट के बारे में आप पढ़ोगे तो उसमें भी यही बात है कि जो 4.75 mm से जो बड़ा साइज है उसे हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं, और जो 4.75 mm से कम साइज का जो मृदा का कण है या सैंड का कण है या किसी भी चीज का कण है उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने आपके लिए ये सुपर 30 क्वेश्चंस में लिया है। तो बच्चों, आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए आप लोगों को ये देखना चाहिए कि वो टॉपिक हमें क्या कहना चाह रहा है, और जो भी बात वो हमें कहना चाह रहा है उसे हमें याद रखना चाहिए। क्योंकि आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हो और आप लोगों को इंजीनियरिंग में आगे भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। कहीं पर भी आप अगर कोई स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं तो वहां पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मृदा जो हमारी होती है वो किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, उसके बेरिंग स्ट्रेंथ हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर जो हम संरचना बना रहे हैं उसके लिए हमारी मृदा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो भी मृदा का साइज कहीं भी यूज किया जाएगा वो सब चालनी विश्लेषण के आधार पर ही लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो सीव एनालिसिस है वो आपके याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में भी इसे पूछा गया है। तो बच्चों, आप लोगों को हमारा ये लेक्चर कैसा लगा? यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।